सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम आपके साथ आजकल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मॉडल पेपर पर आधारित वीडियो साझा कर रहे हैं, उसी वीडियो की कड़ी में आज हम कुछ और प्रश्नों का संकलन आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये प्रश्न जो भी है आप देखते जाएंगे, ये प्रश्न आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। और यही नहीं, अगर आप इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहेंगे तो आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करने में आप सक्षम होंगे। तो बिना देरी किए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। यहाँ से आपको दो प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। पहली बात तो यह है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई। प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है कि उलूग खां की उपाधि किस सुल्तान को दी गई। तो वह सुल्तान था बलबन। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई। यहाँ पूछा है कि किसने दिया है, उलूग खां की उपाधि किसने दिया बलबन को। तो प्रश्न का जो विकल्प है रजिया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। अगर इन चारों विकल्पों में हम जाएं तो आप ये देखेंगे कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। जब इल्तुतमिश इस दुनिया से चला जाता है 1236 ईस्वी में, तो उसके स्थान पे उसका बेटा सुल्तान बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हालांकि इल्तुतमिश का जो सपना था कि मेरे ना रहने की स्थिति में मेरी वास्तविक जो उत्तराधिकारी होगी वो रजिया होगी, क्योंकि रजिया योग्य बेटी थी इल्तुतमिश की। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ कूटनीतिक प्रयास के जरिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह कुछ ही समय तक रहता है, फिर रजिया सुल्तान शासक हो जाती है। रजिया सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि रजिया के समय बलबन इसकी सेवा में नहीं था। इल्तुतमिश, अब आप सोचें कि रजिया के पहले इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रथम, या ये कहें भारत में अगर वास्तविक जो संस्थापक था मुस्लिम सत्ता का, तो वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने उस समय जो स्थिति थी उसको बड़े पैमाने पे हैंडल किया और लंबे समय तक शासन किया। उसी ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश वह प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से भी मान्यता प्राप्त की। तो इस प्रश्न का विकल्प बी इल्तुतमिश जो है वो भी इसका उत्तर नहीं है। तीसरा है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, यानी इल्तुतमिश का पौत्र था। इसकी सेवा में बलबन आ गया था। उस समय वह हांसी का इक्ता प्राप्त किया था। धीरे धीरे वह सत्ता में ऊंचे पद की ओर बढ़ रहा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद बनता है। नसीरुद्दीन महमूद जो था वो बहुत ही कमजोर शासक था, निर्बल शासक था। वह उस समय की परिस्थितियों के आधार पे बलबन को तुर्कान ए चहलगानी का प्रमुख बनाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि तुर्कान ए चहलगानी का जो निर्माण इल्तुतमिश ने किया था उसमें 40 तुर्क सरदार थे। कितने? 40 तुर्क सरदार होते थे जो सुल्तान की सत्ता में या सुल्तान के शासन कार्य में सहायता प्रदान करते थे। तो यहाँ नसीरुद्दीन महमूद ने जो तुर्कान चहलगानी था उसका हेड बनाया बलबन को। बलबन देखा जाए तो वास्तविक सत्ता का उपभोग कर रहा था और नसीरुद्दीन महमूद नाम मात्र का शासक था। तो बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसीरुद्दीन महमूद ने। इसके साथ ही साथ सुल्तान ने सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ बलबन को नायब ए ममालिकात का पद भी दिया।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न नंबर 2, राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया किसने कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? विकल्प नंबर ए अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था, तो वह इस प्रकार की भावना अपने मन मस्तिष्क में ला ही नहीं सकता था कि राजा को जिल्ले इलाही कहे। अगर विकल्प नंबर बी की बात करें तो मोहम्मद गोरी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। विकल्प नंबर सी, बलबन के बारे में हमने बताया था कि बलबन का जब नाम सुनते हैं तो बलबन के बारे में आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है, ये विचार आता है, हमारे विचार आते हैं बलबन के बारे में कि वह एक ऐसा क्रूर शासक था जो शासन सत्ता को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह राजा को जिल्ले इलाही कहा, यानी ईश्वर की छाया कहा। इसके पीछे कारण यह था, आप ये जानते हैं कि यहाँ नसीरुद्दीन महमूद ने तुर्कान-ए-चहलगानी का इसको हेड बनाया, जो शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग कर रहा था। तो धीरे धीरे ये समझने लगा था कि सुल्तान का कमज़ोर होना कितना नुकसानदायक होता है, क्योंकि यहाँ सुल्तान कमज़ोर था, उसका उपभोग, सत्ता का उपभोग बलबन ने किया। जब बलबन को जब मौका मिला सुल्तान बनने का, तो वह पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। वह उसका अनुभव था, उसने महसूस किया कि ऐसी अगर व्यवस्था रही तो सुल्तान स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। तो उसने तुर्कान-ए-चहलगानी का नाश कर दिया, यानी तुर्कान-ए-चहलगानी को नष्ट कर दिया और सुल्तान को जिल्ले इलाही कहा, यानी ईश्वर की छाया कहा। उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और बताया कि जो सुल्तान होता है उससे कोई शक्तिशाली या उससे कोई ऊंचा नहीं होता है। बलबन जब सुल्तान के पद पर आसीन हुआ तो उसने ये घोषणा की कि वह ईरान के शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। किसका वंशज है? अफरासियाब का वंशज है। वह अपने आप को यह साबित करना चाहता था कि हम श्रेष्ठ और हमसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो बलबन ने राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। इसी के समय में आप ये जाने, ये अपने दरबार में सजदा और पैबोस जैसी प्रथा को भी लागू किया। सजदा और पैबोस प्रथा ये थी कि सजदा में कोई व्यक्ति जब सुल्तान से मिलने आता था तो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाता था सुल्तान के आगे। और पैबोस क्या था? पैबोस में जो मिलने आता था सुल्तान से, वह पेट के बल लेटता था और सुल्तान के चरणों को चूमता था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बलबन किस ढंग का शासक था या किस प्रवृत्ति का शासक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 3, रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? मुइजुद्दीन बहरमशाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। आप जोड़ डालेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। अभी हमने जिसकी चर्चा की कि वह इस ढंग का शासक था कि वह अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझता था, अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, और जहां से उसको लगता था कि यह हमारे भविष्य के प्रति नुकसानदेह होगा तो उसने उसका समूल नाश कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति क्या थी? रक्त और लौह की नीति में वह अपने विरोधियों और लुटेरों के साथ यह व्यवहार करता था। लुटेरों का दूर तक पीछा करना और फिर उनकी हत्या कर देना, यह इसी नीति का परिणाम थी। तो यह प्रश्न आया है और पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किस शासक या सुल्तान ने अपनाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन। मुइजुद्दीन बहरमशाह कौन था? ये जान ले। मुइजुद्दीन जो बहरमशाह था, रजिया सुल्तान की जब मृत्यु होती है 1240 में, तो 1240 से 1242 के बीच में यह
सुल्तान के पद पर आसीन होता है। यह बहुत ही कमज़ोर शासक साबित हुआ। इसके समय में 40 जो तुर्क सरदारों का समूह था, तुर्कान चहलगानी ने ही वास्तविक सत्ता का उपभोग किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जैसा कि हमने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। यह एक ऐसा शासक था कि अपने काल में, शासनकाल में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह अपने आप को सुल्तान नहीं समझता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको मालूम ही है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदलने का कार्य हो, या कुछ ऐसे जो दोआब था, कृषि भूमि थी, वहाँ पर जो इन्हें भूमि कर लगाया, जो टैक्स वसूले, इसके बारे में भी मोहम्मद तुगलक को आप भली भांति जान रहे होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य शासक था। योग्य का तात्पर्य यह है कि पूरे सल्तनत काल में अगर सबसे शिक्षित कोई व्यक्ति था जिसकी चर्चा की जाती है तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है बलबन, यानी गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न नंबर 4, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आप ये जानते हैं कि सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन था। तो लोदी वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहां हम ये बता रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या अलाउद्दीन मसूद शाह था, या बलबन था, या क्यूमर्स था, या रजिया सुल्तान थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, आप जितने वंश हैं उन वंशों के संस्थापक और उनके अंतिम शासक ये जरूर याद करके जाएं, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। पूछ लेगा सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, या कोई मिलाने का दे दिएगा, मिलाने को दे देगा। एक तरफ गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, एक तरफ उनके संस्थापकों का नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा या क्रम बदल के दे देगा। आपको उसको मिलाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मालूम रहेगा कि वंश का संस्थापक कौन है या वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में देरी नहीं लगेगी। तो अब पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 5। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। जैसा कि हमने बताया कि बलबन गुलाम वंश का एक ऐसा शासक था जिसके बारे में सुनते ही या जिसके नाम की चर्चा करते ही लोग सहम जाते थे, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली ही ऐसी थी। लेकिन उससे भी अगर कोई शासक आगे निकला तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का अगर कोई सबसे महान शासक था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य थे, अगर आप इसकी जो बाजार व्यवस्था को देखें या इसके जो अभियान थे, दक्षिण भारत की तरफ अभियान या उत्तर भारत में जो शासकों को कई क्षेत्रों को जीता, रणथंभौर, गुजरात आदि की जो विजय थी, ये अलाउद्दीन खिलजी को एक महान शासक की पंक्ति में खड़ा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि वह जो धार्मिक गुरुओं का अब तक दखल था शासन सत्ता में, उसको वह उखाड़ फेंका और शासन सत्ता को स्वतंत्र कर दिया। किसके चंगुल से? धार्मिक गुरुओं के चंगुल से। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अगर सल्तनत काल की बात करें तो वह पहला शासक था जिसने धार्मिक गुरुओं के हस्तक्षेप को नकार दिया और स्वतंत्र सत्ता का उपभोग किया और बड़े ही कुशलता के साथ शासन सत्ता को चलाया। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना था वो बहुत ही बड़ा था। वह पूरे संसार को जीतना चाहता था, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर कहने का तात्पर्य यही है कि वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा हमने तो किया ही, क्योंकि तुगलक वंश का एक शासक था जो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था। सिकंदर लोदी वंश का एक ऐसा शासक था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की
और 1506 ईस्वी में आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न नंबर 6, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? 50% का मतलब 1/2। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो सर्वप्रथम वह भूमि की पैमाइश करता है। भूमि को बड़े पैमाने पर जब वह पैमाइश कर लेता है, नाप जोख कर लेता है, तो वह उसके आधार पर टैक्स लगाता है, कर लगाता है, ताकि जो उचित कर है उसकी प्राप्ति हो सके। जो नुकसान हो रहा था शासन सत्ता को, वह भरपाई उसकी करना चाहता था। तो उसने जो भूमि कर था, भूमि कर को उस समय कहा जाता था खराज। क्या कहा जाता था? खराज। यहां से प्रश्न आता है कि खराज किस प्रकार का कर था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भूमि कर। अलाउद्दीन खिलजी ने ही 2 प्रकार के और कर लगाए थे, घरी कर और चराई कर। जो घर होते थे, मकान होते थे, उन पर घरी कर लगता था, और जो पशु होते थे, जानवर होते थे, उन पर चरी कर लगाया जाता था, यानी चराई कर लगाया जाता था। तो यहाँ प्रश्न ये है कि वह कौन सा सुल्तान था जो भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया, यानी जो उत्पादन होता था उसका 1/2 भाग शासन को मिलता था। तो इसका प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो उस समय की जो व्यवस्था थी, कई लोगों को जो जमीन दे दी जाती थी, कोई धार्मिक गुरु है, कोई वक्फ है, जो सरकारी भूमि का आवंटन कर दिया जाता था। उस समय की जो स्थिति थी, जो मुकदम वगैरह होते थे, चौधरी वगैरह होते थे, उन सब से वह जमीन छीन लेता है और उसको सरकारी भूमि घोषित कर देता है। तो इस प्रकार वह शासन सत्ता को बहुत ही मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। आप वीडियो को जब देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो पट्टी में प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य दिखाए जाते हैं उस पर भी विशेष फोकस करें, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर जब हम दे रहे होते हैं तो उसी समय उन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य नीचे की पट्टी पर दिखाई दे रहे हैं, आप उसका भी अवलोकन करते रहें, क्योंकि ये उसी प्रश्नों से रिलेटेड है, यानी उसी प्रश्नों से संबंधित है। आपको हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का संकलन मुहैया कराएंगे। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू कराएंगे, और ये प्रश्नों के जो स्तर होंगे वो बहुत ही उच्च स्तर के होंगे। कोई भी परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।